नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा माधव निदान का क्लास शुरू हो गया है और अभी 29 अगस्त 6 बजे जितने भी वैद्य मिले हैं यहाँ पर पढ़ने आए हैं सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। और ये आयुष दर्पण जो है चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये भारत का नंबर 1 चैनल है आयुर्वेद के लिए। यहाँ पर देखिए सुबह माधव निदान की क्लास होती है, फिर अष्टांग हृदय की टीका पढ़ी जाती है संस्कृत में, उसके बाद में शाम को लेक्चर होते हैं, फिर इंटरेक्टिव सेशन होता है। ऐसे वैरायटी ऑफ लेक्चर्स कहीं पर भी नहीं होता है। जितना आयुर्वेद के लिए इतना समर्पण, डॉक्टर नवीन जोशी सर का जो समर्पण है, डिवोशन है, वो कहीं पर भी नहीं दिखता है। और सर का देखिए टाइम टू टाइम एकदम मतलब इतना एक्यूरेसी है कि 6 बजे शुरू होता है तो होता ही है। सर्दी हो, खांसी, सर्दी हो या फिर गर्मी हो, बारिश हो या कभी भी हो। तो ये सर को धन्यवाद कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। और यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग वैद्य लोग आते हैं, खुल के बात करते हैं, खुल के डिस्कशन होता है, कोई कोई अपना नॉलेज छुपाता नहीं है। तो हम लोगों ने वात व्याधि पढ़ लिया है, अब हम वात रक्त निदान ऐसा पढ़ेंगे। हमारे पास पेशेंट आते हैं तो गाउटी अर्थराइटिस लेके आते हैं। तो गाउटी अर्थराइटिस क्या अपना वातरक्त ही है क्या, या सिमिलैरिटी है या कुछ अलग है, वो हम लोग देखेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सब लोगों को सीखने के लिए। सब लोग ने बीएमएस में पढ़ा है, लेकिन हम इसको जब अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मतलब ओपनली पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग और जो छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों ने कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कितने पेशेंट देखे हैं बहुत सारे लोगों ने, तो वह भी हम लोग देखेंगे कि और क्या हमारा रह गया है। क्योंकि हम कोई क्या है कि ऐसा बोला जाता है कि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता, उसको अभ्यास कर करके हमको परफेक्ट करना पड़ता है। तो ताकि जब हम पेशेंट के सामने डील करें तो हमारा और नॉलेज और अच्छा हो, देखने का जो क्षमता है वो और थोड़ा बारीक हो, मतलब और अच्छे से हम लोग उसको देख पाए। तो वातरक निदान जब बताया है तो इसमें क्या बताया है, श्लोक 1 2 3 देखिए, इसमें ऐसे बता रहे हैं। और ऐसे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं, 100% ऐसे ही पेशेंट खाने पीने के आते हैं। खाने का स्वरूप बदल गया है, पहले पिज्जा और बर्गर नहीं था, आजकल पिज्जा बर्गर है और बहुत सारे ऐसे जंक फूड है। इसको खाने से ही वातरक्त होता है। स्वरूप बदल गया है लेकिन चीजें तो वही रहती है, मूल स्वरूप में वही रहती है। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं वातरक निदान। पहला नंबर का श्लोक देखिए, लवणाम्ल कटुक्षार स्निग्धोष्ण अजीर्ण भोजन ही क्लिन्न शुष्काम्बु जानुप मांसपिण्याक मूलकैहि कुलत्थमाश निष्पाव शाकादि फललेक्षुभिः दध्यार्नाल सौविर शुक्त तक्र सुरासवैः विरुद्धाद्याशन शोक दिवा स्वप्न प्रजागरैः प्रायश्रु कुमाराणां मिथ्याहार विहारिणाम स्थूलानाम सुखिनाम चापे कुप्यते वात शोणितम। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि जो इंसान बहुत ज्यादा मात्रा में नमक खाता है, नमक अब किस स्वरूप में खाया जा रहा है, तो वेफर्स के रूप में खाए जा रहे हैं।
चिप्स के रूप में खाया जा रहा है, पापड़ के रूप में खाया जाता है, अचार के रूप में खाया जा रहा है, किसी भी रूप में, लेकिन नमक का अधिक अधिक सेवन करना, ये वातरक्त की संप्राप्ति में बताया। उसी तरह से अम्ल रस का सेवन करना। अभी पहले टोमेटो सॉस और जैम नहीं था, लेकिन आज स्वरूप बदल गया है खाने पीने का, लेकिन अम्ल रस ज्यादा जा रहा है। तो जो लोग अम्ल रस का सेवन ज्यादा करें, टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस और बहुत सारे अलग अलग तरह के वैरायटी में सॉसेस आ गए, उसका सेवन ज्यादा करना, विनेगर का सेवन ज्यादा करना या अचार का सेवन ज्यादा करना, जितना जरूरत नहीं है उससे अति प्रमाण, अति सर्वत्र वर्जित ऐसा बोला जाता है। फिर कटु चीज बहुत ज्यादा खाना, तीखा चीज, स्पाइसी बहुत ज्यादा मात्रा में खाना। फिर क्षार का सेवन ज्यादा करना, बेकिंग सोडा जो है खाने का सोडा, वो ज्यादा मात्रा में डाल के खाना। इसी तरह से स्निग्ध और उष्ण चीजें खाना। अभी स्निग्ध और उष्ण जो है, यह रक्त पित्त में भी दिखाया बताया है कि स्निग्ध और उष्ण। अब स्निग्ध और उष्ण कौन से? जो तेल में बनाई चीजें हैं, यह स्निग्ध भी रहती है और उष्ण भी। घी जो है वो शीत वीर्यात्मक है, लेकिन जो तेल से बनाई हुई चीजें, जो जैसे कि मूंगफली तेल हो गया, सूर्यफूल तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, स्निग्ध और उष्ण है। सरसों का तेल तो बहुत ही ज्यादा स्निग्ध और उष्ण है। इसमें चिकनाई वाली चीजें ज्यादा खाना और गर्म चीजें खाना, उष्ण वीर्यात्मक भी, और उसी तरह से गरम गरम चीजें, मतलब वो खाने में भी गरम गरम खाना और बहुत ज्यादा मात्रा में खाना। उसी तरह से अजीर्ण भोजन ही, खाना पहले का पचा नहीं है, पहले का अजीर्ण है और उसी अवस्था में खा लेना, यह भी वातरक्त का संप्राप्ति का एक हेतु बताया है। उसी तरह से क्लिन्न शुष्काम्बुज अनुपमास पिण्याक मूल के, मतलब सड़ा हुआ और सूखे मछली आदि के जल के समीप रहने वाले जीवों का मांस। मेरे पास एक कल पेशेंट आई थी, तो उनका ऐसी वातरक्त जैसी संप्राप्ति थी, और उनका हेतु, उनके साथ उनकी मेड भी आई थी, नौकरानी आई थी, तो वो बता रहे थे, मेड ने सब बताया कि मतलब वो जब पेशेंट चली गई तो बाहर चली गई, तो मेड ने बताया कि ये सर, ये ना सूखा मांस को या नॉनवेज जो है फ्रिज में रख के बहुत खाते हैं लोग, 15-15 दिन पुराना फ्रिज में रखा हुआ जो उनका मीट रहता है वह खाते हैं। तो ये जो बताया है ना कि सड़े सूखे मछली आदि जल के समीप रहने वाले जीवों का मांस खाना, सड़ा हुआ मांस खाना, सूखा हुआ मांस खाना, यह वातरक्त का हेतु जो बताया है वही है, बस स्वरूप बदल गया खान पीन का, लेकिन सब चीज सेम ही सेम है। आप्त वचन कभी भी बदलता नहीं है। आप लोग देखेंगे हैरिसन का बुक है, अभी 21st एडिशन आया है, तो नया आया है, 15,000 का है और यहाँ पे 12,000 का मिल रहा है, 2 वॉल्यूम में मिल रहा है। तो हर साल नया थ्योरी आता है एलोपैथी में, क्योंकि वो मनुष्य लोग लिखते हैं, डॉक्टर लोग। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो थोड़ा आगे की अवस्था में थे, दिव्य ज्ञान था, तो वो लोगों ने जो लिखा है, आप्त लोग, हम लोग आप्त बोलते हैं ऋषि मुनि लोगों को, जो सत्व रज तम, रज और तम से निर्मुक्त है, और उन्होंने जो लिखा है वह कभी नहीं बदल सकता। तो उन्होंने जो लिखा है वो कभी, माधव निधन सतयुग में जो चल रहा था, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में जो चल रहा है, ये कभी नहीं बदल सकता। ये सिद्धांत एकदम बेसिक है और यही है, ऐसा ही होता है। तो ये बोल रहे हैं कि तिल का खल्ली का सेवन करना, पिण्याक का सेवन करना, मूली का सेवन ज्यादा मात्रा में करना, कभी खा लिया तो ठीक है, लेकिन ज्यादा मात्रा में रोज 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 मूली खाना, 12 महीने खाना। फिर उसके बाद में कुल्थी का सेवन ज्यादा करना, मांस का सेवन करना, कुलत्थ मांस निष्पाव, लोबिया आदि फलियों में हुए हुए अन्न पदार्थ, जो मतलब हाई प्रोटीन डाइट जो बोला जाता है ना, जिसमें मतलब अंदर बीज रहते हैं, सेम का सेवन ज्यादा करना, ये जो चीजें रहते हैं फलियों में पैदा हुए अन्न। फिर साग आदि, जो सूखा जो साग है, यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सेवन ज्यादा करना, शाक वर्गीय। एलोपैथी साइंस बोलता है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए, लेकिन आयुर्वेद मना करता है कि साग नहीं खाना है, या रक्त की दुष्टि करता है, वातरक को, वायु को भी दूषित करता है, रक्त को भी दूषित करता है। फिर भुना हुआ मांस को सेवन ज्यादा करना, फिर ईख का सेवन ज्यादा करना, शुगर केन का ज्यादा सेवन करना, दही का रोज सुबह दोपहर शाम रोज सेवन करना, कांजी का सेवन करना, सौविरक का सेवन करना, सिरका का सेवन करना, तक का सेवन ज्यादा करना, सुरा और आसव का अधिक सेवन करना, हर चीज अति अति अति। परस्पर विरुद्ध दूध और मछली को एक साथ खाना, परस्पर विरुद्ध है। दूध और नमक का सेवन करना, दूध और अल्कोहल का सेवन करना, ये सब का सेवन एक साथ कंटिन्यू किया जा रहा है। फिर भोजन के ऊपर भोजन करने से, जो बोल रहे हैं कि एक बार विरुद्धशन है, अध्यशन है, अभी खा लिया उसके बाद फिर से खा लिया, तो पहले का पचा ही नहीं है, उसके बाद में फिर से खा लिया, तो अध्यशन ये हो गया।
फिर बहुत ज्यादा क्रोध करने वाले लोगों को। अभी मेरे पास बहुत सारे आर्मी के लोग आते हैं जिनको वातरक्त होता है, तो एक तो उनका खाने में बहुत ज्यादा, जो लोग यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर के पास देश की रक्षा करते हैं, उनका वो बहुत डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, उनको सैल्यूट है। लेकिन उनका खान पान ऐसा रहता है ना कि वो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, नाइट पेट्रोलिंग करना पड़ता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा क्रोध भी करते हैं। उन लोग का काम ही है कि क्रोध करना है, और क्रोध करना, दिन में सोना रात में जागना, ये जो रहता है ना, उन लोगों को वातरक्त बहुत ज्यादा रहता है। सैनिकों को, जो लोग पेट्रोलिंग करते हैं और वहां पे अल्कोहल का सेवन करते हैं, फिर ऐसे चीजें खाते हैं जो गर्म फ्रेश नहीं होती हैं, वहां पर मतलब सूखा मांस का सेवन करते हैं, क्योंकि वहां का ऐसा ड्यूटी है, वहां काम ही ऐसा है। उसी तरह से नेवी के भी बहुत सारे लोग आते हैं, जो लोग 6-6 महीने तक जाते हैं, सी में जाते हैं, और वो लोग भी फ्रेश खाना नहीं खाते हैं, वो लोग भी नॉनवेज खाते हैं, दाल का सेवन करते हैं, दाल और ब्रेड का सेवन करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, नींद नहीं हो पा रही है। इसी तरह से प्राय सुकुमार मनुष्य को, नियम विरुद्ध आहार विहार करने वालों को, स्थूल शरीर वाले मनुष्य को, आराम से पड़े रहने वाले सुखी मनुष्य को वात कुपित हो जाता है। वात और रक्त ये दोनों कुपित हो जाता है। अब हम इसकी टीका पढ़ते हैं। इसमें से बता रहे हैं, वात व्याधि विशेषात्वाद अनंतरम वात रक्तम महा ननु शुश्रुते वात रोगाध्याय वात रक्तम पठित तत्कुतो अत्र संग्रह पृथक पाठ। इसका मतलब यह है कि वात रक्त भी वात व्याधि का ही प्रकारांतर है, मतलब ये एक टाइप ही है वात व्याधि का। अतः वात व्याधि के पश्चात वात रक्त का निरूपण करते हैं। अब प्रश्न उठता है, इन्होंने खुद ही क्वेश्चन पूछा है, खुद ही डायलॉग किया है वहां पे। ये बोल रहे हैं सुश्रुत में तो वात व्याधि और वात रक्त एक ही अध्याय में निर्देश कर दिया, तो यहाँ पर अलग अलग क्यों निर्देश किया गया है? तो उसका उत्तर खुद ही देते हैं। उच्चते सत्यपि वात रोगत्वे निदान वैशिष्ट्याद विशिष्ट दोष दुष्य ख्यापनार्थम हस्तादिदेश एव संप्राप्ति कथनार्थम क्रिया विशेष ख्यापनार्थम च पृथक कृतम पृथक करणम। मतलब वातरक के वात रोग होने पर भी निदान में भेद होने से, मतलब यहाँ पे निदान ऐसा है जो रक्त की भी दुष्टि कर रहा है, इसमें भेद होने के कारण दोष दुष्य में विशिष्टता आ जाने से उसका विशिष्ट निर्देश करने के लिए हस्त पादादि में होने से, मतलब ये हाथ और पैर के जो पर्व है वहां पे वायु और रक्त का आवरण जन्य संप्राप्ति हो जाती है। इसमें कुछ विशेष संप्राप्ति होने की वजह से वातरक और वात व्याधि इनको अलग अलग बता दिया है, इनकी चिकित्सा में भी भेद होता है, इसलिए इसका पृथक निर्देश किया गया है, इसलिए अलग से अध्याय लिखा गया है। चरक में भी वात व्याधि के पश्चात ही पृथक वात रक्ताधिकार या वात शोणित रोगाधिकार ऐसा निरूपण चरक संहिता में भी किया गया है। फिर बोल रहे हैं कि अतएव चरके वात व्याध्यानंतरम पृथक वात रक्ताधिकार ननु रुजस तीव्र ससंस्थापा इत्यादिनम रक्तगतस्य वातस्य लक्षणम वात व्याधेवोक्तम वात व्याध्यावेवोक्तम ततश्च रक्त वात रक्ताभिधानम पुनरुक्तम स्यात् नैवं वात रक्तम हि दुष्टेन वातेन दुष्टेन रक्तेन च विशिष्ट संप्राप्तिकम विकारांतरमेव उक्तम ही चरके वायु प्रवृद्धो वृद्धेन रक्तेनावरितः पति क्रुद्धः संदूषयेत रक्तम तज्ञं वात शोणितम चर चिकित्साध्याय इति। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि पहले तो प्रश्न पूछा है कि रुद्रास तीव्र संस्थापा, मतलब ये बोल रहे हैं कि इस श्लोक के द्वारा रक्तगत वायु के लक्षण तो वात व्याधि में निर्दिष्ट कर दिए हैं, मतलब रक्तगत वायु, और ये तो सेम ही बताएं, फिर वातरक्त का क्यों फिर से पुनरुक्ति किया है, इससे पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। तो उत्तर खुद ही देते हैं कि ऐसी नहीं है, वातरक्त तो प्रकुपित वायु और प्रकुपित रक्त इन दोनों के विशिष्ट संयोग से और आवरण जन्य विशिष्ट संप्राप्ति एक भिन्न प्रकार का होता है। जैसा कि चरक में भी कहा है कि प्रकुपित रक्त जब कुपित वायु के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, यहाँ पे रक्त भी कुपित है, वायु भी कुपित है, ये कुपित रक्त जो है वायु के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, तब अत्यंत प्रकुपित वायु उक्त रक्त को अतिशय दूषित कर देता है। रक्त ने वायु को मार्ग को रोक दिया, तो वायु जो है वो बोलता है कि अच्छा तुमने मेरा रास्ता रोका, मैं भी तुमको दूषित कर दूंगा। तो वायु और रक्त दोनों को एक दूसरे को दूषित कर रहे हैं और आवरण कर रहे हैं एक दूसरे का। दोनों का गति है, रक्त का भी गति है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना, और वायु का भी है, दोनों को एक दूसरे ने एक दूसरे को आवरण करके दूषित कर दिया। इस पूर्वक रक्तगत वात प्रकोप में तो दुष्ट वायु शुद्ध रक्त में संचरण करने लगता है और रक्त को दूषित कर देता है। वातरक्त और रक्तगत दुष्ट वायु रोग में परस्पर यही भेद है।
रक्त का दुष्ट वायु जो रहती है वहां पे रक्त में रहते हैं, लेकिन आवरण जन्य संप्राप्ति नहीं रहती। वात रक्त में आवरण होता है, परस्पर आवरण। वायु ने रक्त को, रक्त ने वायु को ऐसा आवरण कर दिया। फिर बोले लवणे लवणाम इत्यादि क्लिन्न शुष्क शब्दों मासिन संबंधते पिण्याक्स्तिल कल्कः निष्पवशिम्भिः पललम मासम प्रायश इत्यादि सुकुमारा मृदु देहाव्यवाह तेषाव अल्पचेष्टत्वाद लवणादिभिः रक्तम कटु तिक्त प्रजागरादिभिश्चवातः कुप्यति ति शानः। मतलब क्लिन्न और शुष्क मांस जो रहता है, शुष्क मांस और क्लिन्न, क्लिन्न मतलब सड़ा हुआ मांस और शुष्क मांस सूखा हुआ मांस, इनका संबंध है। तिलकुट को पिण्याक कहते हैं, निष्पा मतलब सेम को कहते हैं। सेम का सेवन रोज अगर किया, सेम की सब्जी रोज रोज खाया, या पलल मांस का सेवन ज्यादा किया और दूषित मांस का सेवन किया। प्रायश्य इत्यादि मतलब सुकुमार और कोमल शरीर वाले हैं जो थोड़ी सी चेष्टा करते हैं और लवण अम्ल का सेवन ज्यादा करते हैं, उनका रक्त दूषित हो जाएगा। कटु तिक्त पदार्थों के सेवन से, रात्रि जागरण करने से, वृक्ष विहार करने से वायु का प्रकोप बढ़ जाएगा। तब इन दोनों के प्रकोप से वातरक्त रोग हो जाता है, ऐसा ईशान आचार्य का मत है। फिर से बोल रहे हैं कि लवण रस का सेवन ज्यादा करना, अम्ल रस का सेवन ज्यादा करना, कटु रस का सेवन करना, क्षार का सेवन करना, स्निग्ध और उष्ण पदार्थों का, स्निग्ध और उष्ण मतलब तेल में डीप फ्राइड तेल का सेवन ज्यादा करना, अजीर्ण में भोजन करना, मछली आदि जलज और सुअर आदि अनुदेशित प्राणियों के सड़े गले और सूखे मांस का सेवन करना, तिल आदि की खल्ली, मूली, कुल्थी, मांस, सेम और शाकादिक भुने हुए मांस, गन्ने, दही, कांजी, सौवीर, सिरका, तक्र, मध्य, आसव का सेवन करना, दूध और मछली, दूध और नमक, दूध और मदिरा, इनका विरुद्ध ऐसे भोजन का सेवन करना, अध्यशन करना, क्रोध करना, दिन में सोना, रात्रि में अधिक जागना, और कोमल प्रकृति वाले, मिथ्याहार विहार करने वाले, अति स्थूल और पड़े पड़े आराम करने वाले मनुष्यों को वातरक का प्रकोप हो जाता है। और चरक संहिता में ऐसा बता रहे हैं कि पहले के जमाने में लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे, तो वो लोग रूखा सूखा खाते थे, जैसे सत्तू खाएंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, मिर्ची डालेंगे और सूखा हुआ मिर्ची डालेंगे, और वो खा के और उसके बाद में पैर लटका के घूमते रहते थे, बहुत दूर दूर तक ट्रैवलिंग करते थे। तो उनका जो रक्त और वायु दूषित होके पैरों की उंगलियों में जाके जमा हो जाता था। आजकल भी ऐसा होता है कि लोग खाना खाते हैं और बाइक से चले जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, तो उससे उनको वातरक्त के बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं। मैं एक केस बताता हूँ, मेरे पास एक नेवी के ऑफिसर आए थे, तो वो रिटायर हो गए थे, तो वो बोले कि डॉक्टर साहब आपका जितना बड़ा क्लिनिक है ना, इतना तो मैंने सिगरेट पी लिया होगा नेवी के टाइम, मैंने इतना मैंने पी लिया, पूरा रूम भर जाएगा इतना सिगरेट पी लिया, बीड़ी भी पिया और सिगरेट भी पी लिया। तो और मेरा जो नेवी में मरीन इंजीनियर था मैं, तो वहां पे अल्कोहल पीना, और फिर 6-6 महीने हम लोग जाते थे शिप में, कभी 2-2 साल के लिए जाते थे। तो वहां पे हमें जो खाना मिलता था तो ब्रेड और दाल मिलता था, तो सुबह भी दाल, दोपहर भी दाल, शाम को भी दाल, और खाने में ऐसे डब्बा बंद जो शुष्क मांस है वो खाने को मिलता था, और अल्कोहल भी पीना है। और कभी भी सोते थे तो 3 घंटे का नींद एक बार में होता था, फिर 3 घंटे बाद फिर से उठना पड़ता था, तो नींद पूरा नहीं हो पा रहा था, और ऐसा सालों साल होता था, सालों साल। तो वो जब आए थे ना, तो पूरा यूरिक एसिड का ऐसे सॉल्ट ऐसे डिपॉजिट हो गया था और क्रिस्टल्स हो गए थे। तो उन्होंने नेवी के जो मतलब कमांड हॉस्पिटल जो रहता है डिफेंस का, उधर इतना इलाज कराया, ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद में उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कराया, इंजेक्शन लिए, ठीक ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो मेरे पास आए तो मैंने कहा मैं 3 महीने इलाज करूंगा, और मैंने तिक्तक क्षीर बस्ती दिया, कैशोर को गुल दिया, रक्त मोक्षण कराया और पूरा वातरक्त की चिकित्सा की, तो वो 2014 में ठीक हुआ, अभी 2022 है, तब से उनको नहीं हुआ। वो बीच बीच में मिलने आते। तो ये आयुर्वेद है कि आयुर्वेद पहले तो हेतु सेवन बंद कराते हम लोग, संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जन, हेतु सेवन, और लोग को मालूम ही नहीं होता है कि हेतु क्या है। वो बोलते हैं कि ये सब जो, ये तो थोड़ी ना बंद करना चाहिए, हाई प्रोटीन, फिर अल्कोहल थोड़ी ना बंद करना चाहिए, मालूम ही नहीं होता है कि ये क्या होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल थोड़ी ना बंद करना चाहिए, उनको आयुर्वेद के हिसाब से समझाना पड़ता है। जो लोग मानते हैं, समझते हैं, और जो लोग करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग भी अपने केसेस बताइए। सबसे पहले मैं कंचन मैम को बुलाऊंगा, क्योंकि कंचन मैम ने मुंबई में बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे। कंचन मैम आप कृपया बताइए। प्रणाम सर। हाँ बहुत प्रणाम। पेशेंट मिलते हैं सर ये वातरक्त के, और ये हेतु बहुत ही अच्छा आपने बताया, और ऐसे मिलते हैं सर मोस्ट ऑफ यहाँ पे, जैसे ऑफिस जॉब करने वाली फीमेल्स है, मेल्स है,
पैर लटका के बैठने की हेतु मिलता है, पिज्जा बर्गर वाला हेतु दिखता ही है, और बहुत ज्यादा जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना वो खाने का भी मिलता है असर हेतु। और जो कुछ कुछ ऐसे है ना कि दिन में सोने वाली जो घर में औरतें होती है, दिन में सोना, रात में बहुत जागना, बच्चों के पीछे स्टडी वगैरह करना है तो उनके लिए रात में जागना, तो विरुद्ध आहार तो बहुत मिल रहा है। और जैसे कि सुबह का खाना पचता, मतलब रात का जो खाना खाया है वो पचता नहीं, और सुबह खाने की यहाँ पे बहुत ज्यादा हेतु दिखते हैं सर। अभी कल ही मैंने एक पेशेंट देखा, वो सुबह जैसे उठने उठते साथ ही किसी ने बोला हेल्दी है सब चीजें, ये जैसे फ्रूट्स खाना है या ड्राई फ्रूट्स खाना है, तो सुबह उठ के उनका वो खाना कंपलसरी है उनको, मतलब वो उन्होंने कंपलसरी करके रखा है खुद के लिए कि नहीं मुझे खाना है, मेरे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। पर हेल्थ कहीं दिखती नहीं सर, इतना हेल्दी खाने के बाद भी। तो उनको समझाना पड़ता है हमें कि ये जो भारी चीजें हैं आपको एकदम सुबह सुबह नहीं खानी है, आपका अग्नि भी तीव्र नहीं है और आप यहाँ पे खा रहे हो। यहाँ पे फिश सेवन बहुत ज्यादा मिलता है, कोंकणी लोग ज्यादा है यहाँ पे। और छाछ भी, छाछ हम बहुत अच्छे से बोलते हैं कि नहीं आपको एकदम फ्रेश छाछ लेनी चाहिए, पर अमूल छाछ के डिब्बे मिलते हैं इजीली, और चलना है बहुत यहाँ पे लोगों पे, स्टेशन से लेके घर तक, या फिर घर से लेके स्टेशन तक, स्टेशन से लेके फिर से जॉब तक, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसे लिक्विड है तो पानी नहीं पीते हैं सर मोस्ट ऑफ। ये एक तो नींबू पानी बहुत ज्यादा मिलता है पीने में, और छाछ वगैरह के डिब्बे मिलते हैं वो भी पीते रहते हैं। और जैसे उड़द की दाल बहुत लोग खाते हैं, कुछ कुछ लोग तो बहुत ज्यादा खाते हैं, उनमें भी ये हम मुझे हेतु मिलता है। और ये बाहर से आए हुए लोग होते हैं, मतलब यहाँ पे कैसे है ना, टैक्सी ड्राइवर से लेके बहुत सारे लेबर वर्क तक यहाँ पे आउट ऑफ मुंबई के लोग हैं, बाकी स्टेट के लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे बाहर का खाना बहुत ज्यादा है, और ये बाहर के खाने में ये सब चीजें आती ही है। बहुत ज्यादा ड्रिंकर्स भी मिलते हैं, उनमें भी दिखता है सर। और नॉनवेज खाना ये तो हित दिखता ही है, क्योंकि बाहर के जितने भी लोग आते हैं तो मोस्ट ऑफ इनको बाहर मोस्टली सूखा चिकन है, या फिर बोम्बिल रहती है बहुत ज्यादा, और सूखी ड्राई वाली, ये खाने की हेतु दिखते ही है सर। बहुत ही अच्छे हेतु आपने बताया, और मिलता है सर ये सब। और इसमें ना मोस्टली मैंने जो देखा है कि पैर का अंगूठा है ना, यहाँ से मुझे स्टार्ट होते हुए दिखा है बहुत बार। बहुत बार ऐसे भी नहीं कि वहां से ही दिखे, वहां पे एक तो बहुत ज्यादा रेडनेस मिलता है, बहुत ज्यादा पेन मिलता है यहाँ से स्टार्ट। यहाँ पे हम अगर पकड़ ले तो पेशेंट को ज्यादा हम मतलब क्रॉनिक कंडीशन में नहीं जाने देंगे। जैसे उत्तान वात रक्त है और गंभीर वात रक्त, हम उत्तान को ही अच्छे से ट्रीट कर दे तो गंभीर में पेशेंट नहीं दिखता है हमें जाते हुए। और पेशेंट एक तो सुनने वाला होना चाहिए, सब हेतु बंद करके। फिर आपने ये भी बहुत अच्छा बताया कि यहाँ पे गुरुजी बहुत अच्छा काम करता है, किशोर और गुरुजी मेरा भी ये फेवरेट रहा है, मैं ये देती हूँ। मैं पहले बिल्कुल भी इसमें रक्त मोक्षण नहीं कराती थी, पर आपने जब से समझाया, वैसे एटलीस्ट पेशेंट को मैं बोलती हूँ कि आप ना कुछ ब्लड डोनेशन करके आइए, तो क्योंकि यहाँ पे मुझे सेंटर पे नहीं करने को मिलता है रक्त मोक्षण, तो मैं बोलती हूँ उन्हें कि आप 3 महीने में एक बार एटलीस्ट ब्लड डोनेशन करिए। तो इसमें भी मुझे बहुत अच्छा फायदा मिलता है इन सब चीजों का। यहाँ पे लेब भी बताती हूँ बहुत बार मैं। जी सर। कल तो मेरे पास एक पेशेंट आए थे, मैंने उनको निकाल दिया। वो उनका ये था कि पहले हार्ट में कार्डियोमेगाली था, और हार्ट का एफिशिएंसी जो है LVEF 20% था। मैंने ट्रीटमेंट दिया उनको, तो उनका अभी लीवर का जो है ना वो असाइटिस होने लगा। तो मैंने हेतु पूछा उनसे। पहले 1 महीना तो उन्होंने पूरा फॉलो किया, दूसरा महीना में उल्टा पुल्टा किया। तो मैंने हेतु पूछा तो बोलते हैं कि मैं तो दिन में सोता हूँ, मैं रात्रि जागरण भी करता हूँ। मैंने कहा हेतु बंद करना पड़ेगा तभी मैं कर पाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि फिर बढ़ क्यों रहा है। मैंने कहा आपने हेतु बंद नहीं किया, ऊपर से खा के दिन में सो जाते हैं, पूरा दही खाते हैं, उल्टा पुल्टा खाते हैं। तो बोलते हैं ये कौन सा मतलब है कि आप ये दिन में सोना बंद कर रहे हैं, रात को जागरण बंद कर। मैंने कहा ये तो बंद करेंगे तभी। तो वो मानने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा कि मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, आप जाइए। बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हेतु नहीं बंद करेगा और फालतू में ऐसे बकवास करने आएगा ना, मैंने कहा आप फॉलो करेंगे तब आप करिए, नहीं करेंगे तो आप मत करिए इलाज। आयुर्वेद का मत करिए, एलोपैथी का करिए। वो आपको लैसिक्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो आपके लिए सूट करता है।
आयुर्वेद के लिए पूरा हेतु बंद करना। दिन में सोना मना किया गया है तो बंद है। बोलते हैं अगर हम दिन में नहीं सोएंगे तो हमको थकावट होती है, हमको ये होता है वो होता है। मैंने कहा कि दिन जो है वो जागने के लिए है, रात सोने के लिए, तो रात को सोए। और एक दिन 2 दिन दिन में नहीं सोएंगे तो रात को अपने आप नींद आएगी। तो वो मानने को तैयार नहीं थे, तो मैंने उनको भगा दिया कि आप मत आइए। जो लोग नहीं मानते ना उनके पीछे ज्यादा सर दर्द नहीं करना चाहिए। नहीं तो नहीं, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हेतु को बंद करना, तो हम भी नहीं कर सकते इलाज। और किसी ने पेशेंट देखे हैं वातरक के तो बताइए प्लीज। डॉक्टर आशा जी, डॉक्टर मीनल मैम, प्रशांत भट्ट जी, शशि मैम, कुछ बोलिए आप लोग। वातरक के पेशेंट देखे हैं तो बताइए अपना एक्सपीरियंसेस। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बोलिए सर। सर वात रक्त के पेशेंट तो आते रहते हैं सर बीच बीच में। और जो हेतु आपने बताया कि लवण का सेवन, अम्ल पदार्थों का सेवन और बासा भोजन, दिन में सोना रात में जगना, स्पाइसी फूड, बहुत ज्यादा डबल फ्राइड चीजें खाना, सर ऐसे ये सब हेतु मिलते हैं। और ये सब बंद कराना। साथ में सर रक्त मोक्षण या लीच थेरेपी यूज करता हूँ सर मैं इसमें। और दवाइयों में सर इसमें वही सर अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, आपका गिलोय सत्व, इस टाइप की दवाइयाँ दी जाती हैं। और सर रक्त मोक्षण जरूर मतलब करता हूँ सर। और इसमें सर वस्तियों में सर क्षीर वाला तेल का वस्ती या तिक्त क्षीर वस्ती मतलब यूज करता हूँ, तो इससे सर ठीक हो जाता है। और हेतु मेन सर हेतु ही है, हेतु बंद करना बहुत जरूरी है। तो सर हेतु बंद करा देते हैं तो पेशेंट सर अच्छा रिकवर कर जाते हैं। थैंक यू सर। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो भक्त टाइप होते हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा गूगल करके आते हैं, बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। वो तो जो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं ना, वो हमसे आर्गुमेंट करते हैं। मैंने कहा कि मेरा डिग्री जो है ना ऐसे ही नहीं मिला है, बहुत सारा मेहनत किया है, पढ़ाई किया है। तब हमारा आयुर्वेद में जो बोला है वो अगर फॉलो करेंगे तब मैं आपका इलाज करूंगा। मैं आपको बुलाने नहीं आया था, आप है मेरे पास कि आयुर्वेद से ठीक होना है। तो आपको मेरा बात मानना पड़ेगा, बात मानेंगे तब इलाज करिए, नहीं तो छोड़िए। तो मैंने ऐसे, क्या है ना कि वात रक्त जो रहता है इसमें वायु और रक्त की स्वतंत्र रूप से दृष्टि होती है। वायु की भी अलग से दृष्टि हो रही है, रक्त की भी दृष्टि हो रही है। और दोनों की जब सम्मूर्छना होती है वायु और रक्त की, तभी ये व्याधि उत्पन्न होता है। इसीलिए इसको वात रक्त बोलते हैं। वात और रक्त दो मिला के बोलते हैं। सुश्रुत ने वात रक्त का वर्णन वात व्याधि प्रकरण में किया है, लेकिन चरक संहिता में, बागभट संहिता में, माधव निदान में वात रक्त का स्वतंत्र वर्णन आया। वात रक्त को खुड बोलते हैं, खुडवात, आढ़्यवात, वात बलासक, ऐसे पर्याय से जाना जाता है। खुड का अर्थ संधि ऐसा है, खुड मतलब ये शुद्र या छोटे अर्थ में लिया जाता है। मतलब खुड शब्द ही है छोटा, तो ये छोटी संधियों से शुरू होता है। वात रक्त में संधियों में विकृति आ जाती है और छोटे संधि इसमें बाधित होते हैं। इसी कारण इस रोग को खुड या खुडवात कहते हैं। वात के आवरण से रक्त अधिक दुष्ट होता है और व्याधि अधिक बलवान होता है, इसलिए इसको वात बलासक बोलते हैं, क्योंकि वात का बल बहुत ज्यादा रहता है। वात के आवरण से रक्त अधिक दुष्ट होता है और व्याधि अधिक बलवान होता है, इसलिए वात बलासक बोलते हैं। वात रक्त ये व्याधि धनिक व्याधियों में होता है। जो लोग धनी लोग रहते हैं, पैसे वाले रहते हैं, जो लोग व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं, नियम विरुद्ध आहार विहार करते हैं, उनको ये होता है। इसलिए इसको आढ़्यवात या आढ़्य रोग भी बोलते हैं। आढ़्य मतलब धनवान लोगों को। प्रत्यक्ष में वात रक्त ये जो लोग श्रीमंत है, जो बहुत अमीर हैं, सुकुमार हैं, अधिक सुखी लोग हैं, उनमें ये ज्यादा मिलता है। और वात व्याधि प्रकरण में रक्तगत वात नाम का एक स्वतंत्र व्याधि का वर्णन है। रक्तगत वात और वात रक्त में काफी भेद है। रक्तगत वात में प्रकुपित वायु जो है वो प्राकृत अवस्था में होने वाले रक्त का आश्रय ले लेता है और रक्तगत वात में उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वात रक्त में होता है कि वायु और रक्त स्वतंत्र रूप से रहते हैं। रक्तगत वात में रक्त में वायु चला गया है, लेकिन वहां पे स्वतंत्रता नहीं रहती। यहाँ पे दोनों स्वतंत्र रूप से अपने अपने कारणों से दुष्ट होते हैं। दोनों की संप्राप्ति में काफी भिन्नता आ जाती है। वात्रक ये दारुण और मध्यम मार्ग का व्याधि है, मतलब संधि और मर्मास्थि संधि ऐसे बोलते हैं ना, मध्यम मार्ग का व्याधि है। आप लोग बताइए कुछ। आकांक्षा मैम, आपने पेशेंट देखे होंगे। आकांक्षा श्रीवास्तव जी, शशि मैम, वंदना मैम, आप लोग कुछ बताइए। प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम, बताइए। सर बहुत अच्छा डिटेल्स में सब लोगों ने बताया सर। बाथरूम के पेशेंट सर यूजुअली देखने के लिए मिलते हैं सर, और कभी कभी ये कंडीशन मतलब यहाँ पे
संधिवात और वातरक्त, ये दोनों कभी कभी इस तरीके से दोनों भी कॉम्बिनेशन मिलते हैं, क्योंकि पेशेंट को जब देखा जाता है तो संधियों में भी मतलब ओल्ड एज में अगर पेशेंट सर कोई आता है तो वहाँ पे छोटे जॉइंट्स में भी पेन, और जो अगर हम उसमें हेतु वगैरह पता करते हैं तो उसमें बाकी सब जो भी वातरक्त के होते हैं, और साथ में संधिवात, ये भी सर कंडीशन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इन पेशेंट्स में थोड़ा सा पेन में थोड़ा सा मैनेजमेंट में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि अगर इस पेशेंट्स में अगर हम लोग फंक्शन वगैरह जल्दी शुरू कर दें तो पेशेंट को जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। और अगर सिर्फ वातरक्त पेशेंट आया है तो इसमें कभी कभी जैसे कई पेशेंट्स में पेशेंट बोलते हैं कि नहीं ऐसे हम लोग कोई हेतु से नहीं करते हैं, तो वहाँ पे कई बार दिखता है कि पेशेंट बार बार कभी ना कभी अपना काम करते हैं या बाथरूम वगैरह में स्लिप हो गया या कभी रोड पे गिर गया, जिसकी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चल पाता है, लेकिन आगे चल के वो कंडीशन क्योंकि रक्त की दृष्टि से शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं आगे फिर वो वायु प्रकोपित होकर वो लक्षण क्रिएट करने लगती है। तो ऐसे पेशेंट में सर वहाँ पे रक्तमोक्षण वहाँ पे तुरंत करने से या विधिकरण करने से पेशेंट में फायदा मिलता है, और जैसे रक्त दृष्टि खराब रक्त निकलता है पेशेंट को आराम मिलने लगता है। और ट्रीटमेंट में सर इसमें एक खुद्दाक का शायन करके आता है प्रोटोकॉल का, उसका बड़े अच्छे रिजल्ट है सर, क्योंकि जितनी भी स्टिफनेस और पेन रहता है वो बड़ा जल्दी उससे ठीक हो जाता है। और बाकी तो प्रेशर बोतल वगैरह ये सब तो सब लोग रेगुलर हम लोग चलाते हैं सर, और जैसा आपने डिस्कस व्यक्ति किया उसके सर बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। और सर तो कॉमन रिहार्स में हेतु सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये आपने सही बोला कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो भी आप बताएंगे उसको हर चीज को रिलेट करके समझाने के बाद कुछ बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं आईवीएफ के हिसाब से, लेकिन कुछ वो तैयार नहीं होता एक्सेप्ट करने के लिए, जिसमें बहुत परेशानी होती है ट्रीटमेंट करने में। जी सर। और दूसरा बात है ना कि एक तो हम लोगों ने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। तो यहाँ पे एक निमित्त कारण चरक संहिता में बताया, जो कहीं भी कोई भी ग्रंथ में नहीं बताया। इन्होंने बोला है अभिघातत अशुद्ध्याच प्रदुष्टे शोणिते निर्णाम, मतलब अभिघात जो है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं ना जिनको कहीं ना कहीं चोट लगा होता है, पैर की उंगलियों में ऐसे चलते चलते चोट लग जाता है, वो एक निमित्त कारण बताए। अगर कहीं पर भी इंजुरी हो गया, चोट लग गया, तो उनको वहां पे रक्त संचित हो जाता है और वो गाउटी आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वातरक्त की संप्राप्ति अभिघात से जरूर होती है। निमित्त कारण बताया। मेरे पास जो आर्मी के ऑफिसर आते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सियाचिन में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, वहां पे बर्फ रहता है बहुत ज्यादा, तो बर्फ में चलते चलते कभी कभी ना इतना ज्यादा ठंडी रहती है पैरों में, कभी कभी शूज फट जाते हैं हमारे पेट्रोलिंग करते करते, तो वहां पे इतना रक्त संचित हो जाता है पूरा एकदम वातरक्त, और ऐसे देखने से पता ही चलता है कि यहाँ पे इतना ज्यादा शीत का मतलब संयोग हुआ है, इतना बर्फ का ठंडापन ऐसा है। जिनके जूते फट जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सबको नहीं। जी वंदना मैम कुछ बोल रही थी। हाँ हाँ वैजी, इसमें गिलोय का बहुत अच्छा वो है शीरपाक फॉर्म में या सत्व फॉर्म में। और दूसरा चीज है, मैंने रक्तपाचक यूज किया वैजी, जी तो रक्तपाचक का मुझे बहुत अच्छा वो मिला। दूसरा कैस्टर ऑयल के जैसे बहुत पुराने हैं तो उसके अंदर डुबो दिए बिल्कुल हाथों को कैस्टर ऑयल के अंदर, और कैस्टर ऑयल का थोड़ा सा सेवन कैस्टर ऑयल का। रक्तपाचक का मुझे बहुत, जैसे क्रॉनिक बहुत पेशेंट है तो पहले रक्तपाचक देखे, उसके बाद फिर गिलोय की कोई भी प्रिपरेशन उसकी अग्नि के अनुसार सत्व दे दें या फिर शीरपाक बना के उसको, और लंबे समय तक, काफी लंबे समय तक उसका हेतु सेवन बंद करके और ट्रीटमेंट देना, तब वातरक्त में रिलीफ आता है। इवन जो डिस्टॉर्टेड है फिंगर्स वगैरह, उनमें भी जो है वो आराम आने की लिए, लेकिन थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट उसको चलाते हैं, तो निश्चित रूप से आयुर्वेद का ही बहुत अच्छा रोल है। बाकी वो लोग का जो ट्रीटमेंट रहता है उसको वो हेतु सेवन नहीं कराते, ट्रीटमेंट्स देते हैं, तो ये जल्दी जल्दी फिर पेशेंट को रिपीट होता है। जी बेटी। जी हेलो हाँ जी बताइए। सर, मेरे पास भी एक वातरक्त का पेशेंट था, लेडीज थी और नॉन केस ऑफ डायबिटिक भी थी। मेरे पास उसका हिस्ट्री था कि उसको इनफर्टिलिटी थी और आईवीएफ ने उसको आईवीएफ उसने 10 बार किया था और आईवीएफ 3 बार किया था और फेल्योर में गई थी, और वो मेडिकेशन वो उसके कारण के उस हेतु था और दिवास्वाप भी था। तो ऐसे पेशेंट का मैंने रिपोर्ट देखा और आरए फैक्टर भी उसका उसमें पॉजिटिव था और सीआरपी बढ़ा होता, यूरिक एसिड तो 11 था सर।
तो पेशेंट को पहले मैंने गृहिणी पे चिकित्सा दी थी, दीपन पाचन करके। और मैंने पेशेंट को स्टार्टिंग में लंघन पे भी थोड़ा सा रखा था, क्योंकि जब भूख लगे तभी खाना। और 1 महीने के बाद फिर मैंने उसको रक्त मोक्षण चालू कर दिया, तो इतना ब्लैकिश था सर, और पूरा ऐसे बबल्स रहते थे। और जैसे जैसे मैं हर मंथ में उसका जो रक्त मोक्षण करती गई ना, तो पहले का पिक्चर जो था उससे भी अलग अलग सा उसका चेंजेस होने लगा। और सबसे बात ये अच्छी कि सर पेशेंट का मैंने जब विरेचन भी इसमें दिया था, तो पेशेंट का विरेचन के बाद इतना अच्छा, पहले से भी बहुत अच्छा हो गया। और 4th मंथ में सर मैंने फिर उससे रिपोर्ट करवा दिए, तो आरए फैक्टर नील था, सीआरपी भी उसका 3 था, और यूरिक एसिड 5.8 था सर। और पेशेंट का जो बीएसएल था तो वो कम हो गया था, और वो बोल रही थी मुझे भूख बहुत लगती है अभी, जो कि पहले मेरे पास आई थी कि मैं सिर्फ खाती हूँ, टाइम हो गया इसलिए खाती हूँ, लेकिन अभी मुझे अच्छी सी भूख लगती है। लेकिन सर पिछले महीने वो आई थी, अच्छा होकर गई मेरे से, तो उसको अचानक से पेट में रात को दर्द हो गया। और उसको जो एलोपैथी अस्पताल में मेडिसिन है, तो उनका पैनक्रियाटिक में स्वेलिंग आ गया था, ऐसे बोला था। तो सर वातरक्त तो उसका पूरा कम हुआ था, पेशेंट भी स्टेबल होके चली गई थी। तो ये पैनक्रियाज का स्वेलिंग का मतलब क्या है? क्या उसने फिर से कोई अपत्य सेवन किया हो क्या? हाँ, जरूर किया ही होगा। क्योंकि उसका पूरा पूरा बहुत अच्छे होके हो गई थी मेरे से। 6 मंथ उसकी ट्रीटमेंट चली सर, और खुश होके भी गई थी, क्योंकि इतना उसका मेडिसिन, और उसको संधिवात बोल के ना सर, मॉडर्न मेडिसिन में उसको मिथाइल प्रेडनिसोलानी, एससीक्यू वगैरह सब कुछ 8 इयर्स चालू था। ये इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट, ये सब अलग मिक्स करके ऐसे चल रहा था। तो उसका शोधन करवा दिया, लेकिन ये पैनक्रियाज क्यों उसका बढ़ा, ये मुझे भी नहीं पता। तो वहां पे पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया होगा, सीरम हाँ, एमाइलेज भी विकृत हुआ होगा, बढ़ा होगा। हाँ। तो बाकी ऐसे पेशेंट मेरे पित्तवर्धक आहार आप हेतु हेतु निकालिए वो पेशेंट में, हाँ, तब आपको समझ आ जाएगा। ओके प्रणाम सर। मैम, आपने शमन ट्रीटमेंट क्या दिया था उनको? कौन सा? मैम जो केस बता रहे बात है उसमें शमन ट्रीटमेंट क्या दिया था? स्टार्टिंग में मैम उसका मैंने ग्रहणी, पित्तज ग्रहणी करके, और रक्तपाचक, आम पाचक, और अमृता गुगुल दिया था, केशर गुगुल भी दिया था मैंने, और कैस्ट्रॉइल विरेचन, मृदु विरेचन के लिए दिया था। और पेशेंट का जो भूख लगे तभी खाना, पहले 3 दिन तो पेशेंट सिर्फ मूंग दाल का यूज उस पर ही थी, और घृतपान में महातिक्त घृत चालू किया था मैंने। स्टार्टिंग में 1 मंथ चला था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा संधिवात ऐसे करके उसको अस्थि मज्जा पाचक भी मैंने दिया था। आम पाचक के वजह रसपाचक, रक्तपाचक तो मैंने चालू रखा ही था। और खाने में घृत में सेकेंड बार मैंने पंचतिक्त घृत डाला था, और अरिष्ट में मैंने उसको महामंजिष्टादि काढ़ा दिया था। तो पेशेंट रिकवर हो गया, बहुत मनोफेज से मेरे पास आया था। लेकिन ये पैनक्रियाटाइटिस का उसका जब मुझे समझा, तो ये क्या कैसे हुआ उसको हेतु, तो वो दोपहर को सोती थी ऐसे बोला था, थोड़ा सा शादी में वही गई थी, उसके हेतु के कारण इतना हो सकता है कि ये मुझे जरूर हो सकता है, और केवल दिन में ही सोई नहीं थी, और भी कुछ खाया होगा उल्टा उल्टा। हाँ, ठीक है, उससे हेतु निकालती हूँ सर और आपको बताती हूँ। हाँ, लेकिन बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा पहले बताया था आपने। मेरा केस, लेकिन बहुत अच्छा था सर वो केस। हाँ, ठीक बहुत अच्छा है, बताया। हाँ। डॉक्टर वैसे वीरेंद्र मोहन सर। हरिद्रा का रोल, प्रणाम सर, हरिद्रा का प्रणाम, सभी उपयोग को कौन प्रणाम। करता है? हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। मैं खुद ही वात रक्त का पेशेंट हूँ। अच्छा। तो मैंने जो अपना निकाला कि कारण क्या है इसका, तो मुझे चिल्ड पानी पीने की आदत थी बचपन से ही। जब फ्रिज भी नहीं होते थे घरों में, हॉस्टल में था मैं पटियाला में, आयुर्वेदिक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में। तो वहाँ मेस में खाना सुबह शाम खाते थे, तो पानी जो जग का रख के जाता था, वेटर उसमें और बर्फ डलवाते थे और वो पानी पीते थे खाने के साथ। तो जवानी थी उस टाइम, तो बचपन था, तो कुछ तकलीफ नहीं हुई। तो ये 2010 के बाद की बात है।
हम वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बनाया बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में। तो जलंधर में ब्रदर रहते थे बड़े, तो पहले उनके पास रुके जलंधर में। तो उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे देवी तालाब मंदिर है। तो पैदल ही गए मंदिर शाम को। तो मंदिर में परिक्रमा करते हुए ही मुझे राइट अंगुष्ठ मूल में दर्द शुरू हो गया, स्वेलिंग हो गई। इतना तीव्र पेन हुई कि जो हवा चल रही थी वो भी मुझे दर्द ज्यादा कर रही थी। तो फिर हम रिक्शा लेके वापस आए घर, पैदल नहीं आ पाया मैं। तो हम जब भी टूर पे जाते हैं तो कुछ इमरजेंसी मेडिसिन साथ लेके ही चलते हैं। तो फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी गोली खा ली आके। तो फिर ये सोचा कि इतना दर्द है तो मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई कैसे कर पाऊंगा, इतनी कठिन यात्रा कैसे कर पाऊंगा। और वो 2 गोली खाने से मेरी स्वेलिंग तो ठीक हो गई। फिर कारण ढूंढा कि क्या कारण हो सकता है। तो फिर यही समझ में आया कि जो ठंडा पानी मैं पी रहा हूँ इतना, तो फिर घरों में फ्रिज भी आ गए, फिर भी ठंडा ही पानी पीने की आदत। वैसे मैं चाय भी नहीं लेता हूँ, कोई अल्कोहलिक नहीं, स्मोकिंग नहीं, जिंदगी में कभी नहीं की। तो मुझे कारण यही नजर आया। तो फिर एलोपैथी टेस्ट करवाए तो यूरिक एसिड मेरा 8.9 आया था जब वापस आए यात्रा से। तो फिर वो एलोपैथी वालों को कंसल्ट किया तो फेबुस्टैट मैं लेता रहा। अब मैं सब छोड़ दी हुई है 2 साल से, फेबुस्टैट नहीं लेता। तो अब मैं यही अमृता गुग्गुल, किशोर गुग्गुल और गोक्षुरादि गुग्गुल तो लेता हूँ। अब मैंने जुलाई में भी टेस्ट कराया था, मुझे तकलीफ कुछ नहीं है, पर 7.9 मेरा यूरिक एसिड आया है, तो तकलीफ कुछ नहीं है। अब भी मैं अमृता गुग्गुल, किशोर गुग्गुल 2 गोली और गोक्षुरादि गुग्गुल ये 6 गोली सुबह 6 गोली शाम को लेता हूँ। तकलीफ कुछ नहीं होती, कभी स्वेलिंग नहीं हुई। जी। तो और मुझे क्या करना चाहिए? आप खाना मेरा 2 टाइम ही खाना खाते हैं। तिक्तक बस्ती लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, और वो हेतु तो बंद ही करना पड़ेगा आपको। हेतु तो बंद कर दिया हुआ। अब तो हम गुनगुना पानी 12 महीने गुनगुना पानी ही पीते हैं। थर्मस 12 महीने हमारी भरी रहती है गर्म पानी की, थोड़ा गर्म डालते हैं तो गुनगुना पानी ही पीते हैं। सर इसमें गुरुची और आमल की दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब मैं नॉर्मली अपने पेशेंट्स को गुरुची का क्वास पीने के लिए बोलती हूँ, इसमें छोटी इलायची डालकर, और आमल की रसायन जो है वो कंटिन्यू ही रखती हूँ मैं। मतलब काफी देर तक आप कंटिन्यू रख सकते हैं इसको, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में, क्योंकि आमल की जो रसायन रहता है जो 21 बार आंवले के रस में भावना देके बना रहता है। और किशोर गुल और चंद्र प्रभावटी बड़ा अच्छा काम करती है इसमें। उससे बर्निंग सेंसेशन जो है पेशेंट की, मैंने देखा मतलब 1-1.5 महीने में खत्म हो जाता है। जैसे 9 यूरिक एसिड वाले भी आते हैं, 11 वाले भी आते हैं, जिनमें मतलब प्रॉपर दिखता है कि जो टो रहता है उसमें मतलब बिल्कुल रेडनेस रहती है। एक तो पेशेंट आया था, उनका जो कान था उस पर भी डिपॉजिट भी थे यूरिक एसिड के। तो मतलब उसमें काफी ज्यादा इसमें आराम मिलता है। बस्ती तो आप करिए, मतलब इस चीज से भी आपको काफी आराम मिलेगा, गुरुची और आंवला। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैम। मैंने हरिद्रा का भी इसमें यूज किया है, तो हरिद्रा भी बहुत अच्छा, जिसमें स्पेशली आर फैक्टर पॉजिटिव निकलता है ना। हरिद्रा तो हम लेते हैं, रात को जो दूध थोड़ा लेते हैं उसमें हरिद्रा अश्वगंधा डाल के वो लेता हूँ। चिल्ड वाटर से संप्राप्ति कैसे बनी, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए मोनिका वायु जी। का प्रकोप, वायु का शीत गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। वायु का प्रकोप, यहाँ पे वात रक्त का हेतु ही बताए। स्वतंत्र रूप से वायु और रक्त दुष्ट होते हैं। अग्निमंदता भी हुई, वायु का प्रकोप हुआ, और फिर वो अग्निमंदता ने आम उत्पन्न किया और वायु का शीत गुण बढ़ गया, तो वायु प्रकोपित हुए हैं। और फिर रक्त दुष्टिकर भी हेतु कुछ होगा, जैसे दीवा स्वाप होगा, नहीं सोया मैं जिंदगी में, नहीं कभी सोया। या फिर लवण अम्ल कटु क्षार स्निग्ध उष्ण पदार्थों का सेवन। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं खाते रहे, घर का ही खाना केवल खाया वायु का नहीं है, कुछ ना कुछ तो रक्त का भी दुष्टि का इवन होगा। मैं लंच भी कभी ड्यूटी पे नहीं लेके जाता था, घर आके ही लंच करता था। तो अध्यशन क्या होगा, मतलब बिना भूख के खाना खाए होंगे, विरुद्ध अन्न का सेवन हाँ, किया। पहले तो यही रहता था, सुबह नाश्ता करके 8 बजे घर से, 8 से भी पहले 7:30 बजे घर से निकल जाता था ड्यूटी। तो 2:30-3 बजे आ जाते थे, फिर लंच करते थे,
कोई बिना मेरी चाय पीने की भी आदत नहीं रही, चाय कॉफी कुछ नहीं ऐसा। बिना भूख के खाना खाने से भी हो जाता है। हाँ वो तो फिर टाइम से ही खाते थे, अब तो हमने 2 टाइम खाना कर दिया 3 की जगह। हाँ तो क्या रक्त पंजाबी है दृष्टिकोण। क्या सर? हाँ जी आप पंजाबी। सिख है? तो सिख में सर आप देखो, आपके जो डाइट्स होते हैं ना, उसमें राजमा, छोला, चना, इसका यूज हाँ बहुत ये होता है। बनते थे, अब हम दोनों ही रहते हैं, मिसेज और मैं ही रहते हैं, बच्चियां 2 उनकी शादी हो गई है। अब तो पहले तो राजमा, ये सफेद चने, उड़द की दाल पिताजी को बहुत पसंद थी, तो वो बनते ही थे। अब हम बहुत रेयर लेते हैं, जब बच्चे आते हैं तभी ये चीजें बनती हैं, नहीं तो हम नहीं खाते। पहले तो चलते थे, हफ्ते में 1 बार 2 बार तो ये बनते ही बनते थे। जी, तो यही तो हेतु है। तो बिना कारण के कार्य नहीं होता है, या हाँ जी, हाँ आयुर्वेद का जी। सिद्धांत है कार्य कारणवाद। कुछ ना कुछ हेतु रहता है तभी व्याधि होती है। सर ये आपने इसके जो फैक्टर्स बताए बहुत अच्छे बताए। यहाँ पर पंजाब में मतलब जो ये कट्टू अमल लवण क्षार जो आजकल ये नहीं, ट्रेंड मैंने बन जिंदगी गई में है अचार भी सबकी नहीं खाया खाने का, कभी। ये हम पे बहुत सारे लोगों को वादरक है। केवल मतलब वही मैं बल्कि चीज तो छोटे होगा और छोटे, भी हेतु होगा। हाँ 30+ वाले लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को ये रहता है, मतलब ये कारण हाँ जो है मुझे ना ये बहुत सारे लोग सेवन 40 कर रहे प्लस हैं। में ही हुआ है, ये मुझे 40 प्लस में शुरू हुई थी। जी अब मैं सर, 71 का हूँ। 30+ वाले भी बहुत आते हैं जिनका यूरिक एसिड 9, 11, कईयों का तो यूरिक एसिड भी नहीं होता। अभी मेरे पास एक एक तो 24 पेशेंट ईयर की हमारे लड़की है, पास आता उसको था, भी है। उसको मीट खाने की बहुत आदत थी, वो चंडीगढ़ से आता था, नई दिल्ली स्टेशन के पास ही क्लिनिक है हमारा। तो उसने आना, डॉक्टर साहब मुझे बड़ा पेन हो रहा है, मुझे जल्दी से इंजेक्शन दे दीजिए। तो उसको कहना भी, कहता मेरी तो ये कमजोरी है नॉन वेज खाना। मैं कहा इसको छोड़ना पड़ेगा भाई, कब तक इंजेक्शन लगवाते रहोगे दर्द के लिए। पर वो नहीं मानता था। जी, और बताइए, आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? जी प्रणाम सर। यहाँ जी पे जो सर हेतु निकल के आए हैं ना, वो काफी पेशेंट्स में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि ये पल्सेस का सेवन करना, हमारे गुजरात में भी ऐसा ट्रेडिशन है कि सुबह में या शाम में एक टाइम में तो कोई भी पल्स बनेगा ही बनेगा। और दाल ये तो हम रेगुलर सब्जी और सेवन। दाल तो दोनों टाइम लेते ही हैं, एक सब्जी और एक दाल। हाँ जी सर। तो ऐसे तो सभी लेते हैं, लेकिन जिनके अंदर ये संप्राप्ति पैदा होती है, उसके अंदर साथ में संलग्न हेतु भी देखने मिलते हैं। जैसे कि लेडीज रहती हैं तो उनमें दिन में सोना, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो लोग जो अम्ल पदार्थ का ज्यादा सेवन करते हैं, अति चिंता, ज्यादा वक्त खड़े रह के काम करना, तो ये सारे हेतु मिलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी था मुझे, तो मैंने एक बार रात को, मेरी आदत थी कि नींबू निचोड़ के पीता था। तो जी, दिसंबर के महीने में, काफी टाइम पहले की बात है, ये 90s के लास्ट की बात होगी, कि एक शादियों, दिसंबर के महीने में इतने शादियों के कार्ड आ गए कि हमें हफ्ता भर शादियों में ही रात को जाना पड़ा। तो रात को मैंने नींबू नहीं लिया, तो मुझे दर्द में महसूस हुआ कि मेरा दर्द कम हो गया है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो तब से मैंने तो नींबू लेना भी छोड़ दिया, लेता ही नहीं, शिकंजी वगैरह नींबू बिल्कुल बंद कर दिया। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी था मुझे राइट नी में, जी। वो आशा एक्सीडेंट मैम के आप कारण। कंप्लीट करिए। आशा मैम क्या बोल रही थी आप? जी सर। तो यहाँ पे मुझे मेरे पेशेंट्स में, जो मुझे 2 पेशेंट अभी मैंने देखे, उनमें एक और हेतु मिला। वो लोग रात को खिचड़ी के साथ दूध का सेवन नित्य, मतलब हमेशा से करते थे, बचपन से। जी, और जब मैंने पूछा, बोले कि हमारे यहाँ तो ये ट्रेडिशन है। मैंने मतलब, और किसी तरह से वो स्वस्थ थे, कोई हेतु और नहीं मिल रहा था, तो ये भी एक हेतु निकलता है। हाँ, इससे भी कंपोजिशन प्राप्ति बनती है, उससे भी वात रक्त होता है। अभी मेरी एक जैनी पेशेंट चल रही थी, तो मैंने उनमें यही हेतु निकाला। वो ऐसे बोले थे, मैं ये भी नहीं थी। मैंने बोला आप खाते क्या हो? बोले रात में हम लोग डेली ऐसा खिचड़ी वगैरह खाते हैं, तो उसके साथ दूध जरूर से लेते हैं। वो अभी चल रही है पेशेंट, मैंने अभी निदान परिवर्जन कराया है, आराम है उनको सर। जी, मैम वहाँ पे तो शायद ट्रेंड है, मेरे गुजराती पेशेंट थे तो वो बोलते थे कि जब हम बचपन से बच्चों को ऐसा शुरू करते हैं खिचड़ी और दूध, तो
वो बोले कि ये हमारी जैसे डाइट में है ये चीज। ये काठियावाड़ जी कच्छ मैम। इलाके में ऐसी ही डाइट है उनकी। वो शाम को बस भाखड़ी, खिचड़ी और दूध, खिचड़ी लेंगे साथ में दूध का गिलास ले लेंगे। उन लोगों की रूटीन यही है खाने का शाम का। वैजी जी सर, सारा और कुछ मेरे में भी पेशेंट जैनी खिचड़ी है के ना, अंदर तो दूध उनमें मिक्स ये करके देते हैं। पर्यूषण। अच्छा मैम, हाँ मैम। खिचड़ी में हाँ दूध मैम। को mix करके भी खाते हैं, तो वो एकदम पतली खिचड़ी हाँ होती है। वही वही मैं बता रही हूँ मैम। राइट, ये ट्रेडिशन है यहाँ पे। जो काठियावाड़ी लोग रहते हैं ना, या फिर जो उस साइड रहे हुए ज्यादा रहते हैं, मेरे पेशेंट में केस में क्या था, वो लोग, उनके हस्बैंड की सर्विस काठियावाड़ में थी ज्यादा, तो वहां से उनको ये उन्होंने अडेप्ट किया था ये लाइफस्टाइल, खाने का स्टाइल। और एक रहता है, वो जैनी है ना, तो वो लोग सूखा मतलब वेजिटेबल्स को, उसको सुकौनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, और जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उनको ड्राई करके फिर 4 महीने तक यही खाते हैं। तो ये भी मैंने उनका बंद करा है कि आपका अभी वातक ज्यादा है तो ये नहीं खाना है। तो ये भी एक हेतु है। सर जो रक्त आवृत वात और ये वात रक्त है, इसमें सिम्टोमेटिक हमें थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करेंगे, कैसे पता लगेगा कि ये मतलब ये कंडीशन है या ये वाली कंडीशन है? इसमें तो ये रहता है ना, वातरक्त में अगर हम लोग देखेंगे तो पहले तो हेतु हमें मिल गया। अगर हम लोग इसमें देखें तो उत्तान और गंभीर, ये पहले हमको देखना पड़ेगा। तो पर्व संधि में जो पैरों की उंगलियां रहती है ना, वहां पे कैसा रहता है कि काले रंग का हो जाएगा, ये वातरक्त मैं बता रहा हूँ। स्वेद आना या नहीं आना, संधियों में शिथिलता, आलस्य होना, और उसके बाद में पीड़कोत्पत्ति ऐसे होता है, तीव्र पीड़ा होता है, तोद भेद होता है, संज्ञा शून्यता होती है, संधि विकृतियां, मतलब डिफॉर्मिटीज भी दिखती है, थोड़ा थोड़ा संधि वेदना होती है। फिर मतलब यहाँ पे ऐसे समझ आता है कि वात रक्त का पेशेंट है। और जो रक्तगत वात है उसमें आप लोग बताइए कुछ, आप लोगों ने कैसे पेशेंट देखे? रक्तगत वात में हमें पेन दिखेगा, यहाँ पे संधियां इन्वॉल्व रहती है बहुत ज्यादा। सर हाइपरटेंशन को भी रक्तगत वात कहते हैं क्या? रक्तगत वात, हाँ ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा है। जी जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने, रक्तगत वात हाइपोटेंशन को कह सकते हैं। हाँ, रक्तगत इसमें वात से में क्या रिजल्ट होता है? मिलता है ना। रक्तगत वात में चरक चिकित्सा अध्याय 28 में क्या बोला है? 28 श्लोक में ऐसा बोल रहे हैं कि रुजस तीव्र ससंस्तापा व्यवरणम कृष्णता रुचि गात्रे चारुंशी भुक्त से स्तंभ चास्त्र गते नीले, मतलब व्यवरणता होता है, रक्तगत वात में तीव्र पीड़ा और दाह होता है, अरुचि होता है, कार्श होता है, शरीर पे व्रणोत्पत्ति होती है, खाना खाने के बाद गात्र स्तंभ, ये टिपिकल सिम्टम रहते हैं। मतलब यहाँ पे स्तंभ ऐसे सिम्टम आएगा, पूरा बॉडी शिफ्ट हो जाएगा, व्रणोत्पत्ति, कार्श, अरुचि, व्यवरणता। और यहाँ पे वातरक्त में क्या होता है? संधियों में होता है, रक्तगत वात में पूरे बॉडी में होता है। पेन दोनों में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ संधियां ज्यादा इन्वॉल्व दिखती हैं हमें। सर एक जैसे इसी में जैसे किसी की पुरानी हिस्ट्री हो टाइफाइड की या ऐसे किसी बुखार की जो जीर्ण ज्वर हो, तो उन लोगों में भी ऐसा हो जाता है ना? हाँ, हो जाता है। डेंगू चिकनगुनिया की वजह से भी विषजन्य संप्राप्ति होती है, और उसके बाद में ज्वाइंट पेन बढ़ के और फिर वातरक्त में कन्वर्ट हो जाता है। जी सर, तो उसमें सर जब जैसे स्टार्टिंग में पेशेंट आता है कि उसको 3-4 बार टाइफाइड हो गया, तो उसको हम पहले रक्तगत वात में लेंगे ना, मतलब पहले क्या हम बात विष की चिकित्सा करेंगे, और वो शारधर्मीय है ना, जो भी पहले चिकनगुनिया, नहीं मैं क्या बोल रहा था, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ये शारधर्मी व्याधि है, तो पहले उसका हीट कम करें। वातरक्त में भी तो हम लोग यही करते हैं, तक क्षीर बस्ती जैसे द्रव्य देते हैं। जी सर, सर अगला क्योंकि अभी पेज बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको 4-4 5-5 बार टाइफाइड हुआ होता है, और फिर उसके बाद उनको ये चीज डेवलप हो रही है। मतलब काफी पेशेंट्स में ये हिस्ट्री टाइफाइड की मतलब रह रही है, ऐसा वो तो है बार बार। टाइफाइड कैरियर ही रहेंगे ना। हाँ, टाइफाइड भी और डेंगू भी और ये वाला चिकनगुनिया, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, और उनकी मेन कंप्लेंट ये रहती है कि हमें हर टाइम ऐसे लगता है जैसे किसी ने मारा पीटा हुआ है, ऐसे बोन्स में पेन रहता है, ऐसा फीलिंग फिर बोलते वो हो। ये भी देखना चाहिए, टाइफाइड अम्लधर्मी का उसमें सिम्टम दिख रहा है कि क्षारधर्मी का सिम्टम दिख रहा है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। सर जरा संप्राप्ति वाला पेज डिस्प्ले कर दीजिए।
आगे का। जी। हाँ वो तो हम कल करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। कल करेंगे हम लोग। जी जी जी। ठीक है, आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए क्योंकि टाइम हो गया अभी। हाथी घोड़े और ऊंट की सवारी बहुत करने से, भोजन के बाद ही चलने से, दाह उत्पन्न करने वाले अन्न खाने से, भोजन विदग्ध होने से शरीर का संपूर्ण रुधिर कुपित हो जाता है और नीचे उतरकर पैरों में संचित हो जाता है तथा दूषित वायु से मिलकर व्याधि उत्पन्न करता है। यद्यपि यह रोग वायु और रुधिर दोनों के प्रकोप से होता है, किंतु वायु का प्राधान्य होने से इसे वातरक्त कहते हैं, रक्तवात नहीं कहते हैं। जी इस पर हम कल चर्चा करेंगे क्योंकि अभी टाइम हो गया है। जी 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 3 मिनट बाद मिलते हैं, इस पे और चर्चा होगी बहुत विस्तार से कल। जी जी। थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू, प्रणाम।